जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी अववाह तंत्र के बारे में। सिंधु नदी अववाह तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। इसके उद्गम स्थल से लेकर लास्ट में जब ये अरब सागर में जाके अपना डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है, तब तक इसकी सारी जो जर्नी रहती है, इसकी जो यात्रा है, वो सभी देखेंगे। और आज इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा प्लीज़। आज हम इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। सिंधु नदी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि पाकिस्तान, भारत और तिब्बत ये 3 देशों से अपनी सीमाएं लगाती है। और मैप के माध्यम से हम लोग लास्ट में जानेंगे सिंधु नदी के अववाह तंत्र के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद इसकी आगे की सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले देखिए तो सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सिंधु नदी क्या करती है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, अर्थात पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? अब आप ये सोच रहे होंगे, तो देखिए पूर्ववर्ती नदी अर्थात तो वे नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी। मतलब जब हिमालय का निर्माण होता है हमारे, तो उससे भी पहले इन नदियों का अस्तित्व था, ये बहती थी, बाद में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हिमालय के निर्माण के पहले जिन नदियों का उद्गम हो चुका था, जो पहले से बह रही थी, उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते थे। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती नदियां हिमालय पर्वत को काटकर महाखड्ड का निर्माण करती हैं। महाखड्ड का निर्माण अर्थात जब इनके रास्ते में हिमालय की कोई बड़ी चोटी आती है, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, तो ये जो नदियां हैं, सिंधु नदी और इसके साथ साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं, और फिर जो हमारे भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक इसी प्रकार वह भी महाखड्ड का निर्माण करती है। और महाखड्डों का निर्माण करते हुए ये अपने मार्ग को बनाती हैं, है ना, बड़े बड़े पहाड़ों को काटती हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि सिंधु नदी ने कितने महाखड्डों का निर्माण किया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके उद्गम की, कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी के उद्गम की बात करेंगे तो सिंधु नदी का उद्गम अर्थात कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी। अब आपने कैलाश पर्वत के बारे में सुना होगा, जब हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था, तो तब हमने पढ़ा था कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद है, या फिर बोखरचू नाम का ही एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है। ठीक है, बोखरचू, तो इसका उद्गम बोखरचू के निकट या फिर बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का। ठीक है, तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नदी को, या फिर ये कहाँ से निकल रही है, जैसे कि हमने देखा बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है हमारी सिंधु नदी का। ठीक है, और वहाँ पे तिब्बत में किस नाम से इसे जाना जाता है, तो आप देख चुके हैं कि सिंगी खम्बान के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपने उद्गम स्थल से निकलने के पश्चात सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच पश्चिमोत्तर दिशा में प्रभावित होते हुए भारत में दमचौक के निकट प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए निकल तो आपके तिब्बत से रही है, सीधी सी बात है, हम देख चुके हैं, लेकिन ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदियों से, कि कोई नदी भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है, या फिर भारत से बाहर किसी देश में जा रही है, तो वो किस स्थान पे जा रही है। तो भारत में सिंधु नदी कहाँ पे प्रवेश कर रही है, तो दमचौक, याद रखिएगा दमचौक। बार बार हम इस दमचौक को बार बार इस वीडियो में यूज करेंगे, इस नाम को, ताकि आपको याद हो सके कि दमचौक के निकट ही सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये भारत की किन श्रेणियों के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, देखिए यदि हम लोग हिमालय पर्वत की श्रेणियों की बात करें, तो सबसे पहले आएगी आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बाद आती है आपकी लद्दाख, और इसके बाद आती है आपकी जास्कर श्रेणी। तो ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, काराकोरम के समानांतर, और फिर इसके बाद ये लद्दाख और जास्कर दोनों के बीच में बहती है। ठीक है, दोनों के बीच, इन दोनों श्रेणियों को आप याद रखिए, लद्दाख और जास्कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जो लद्दाख और जास्कर का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बहती है आपकी सिंधु नदी, और दमचौक के निकट भारत में प्रवेश कर देगी। ठीक है,
आगे देखिए, लद्दाख एवं गिलगित से प्रभावित होने के बाद ही, देखिए लद्दाख के आसपास ही गिलगित है, या देखिए गिलगित हो गया, नंगा पर्वत हो गया, ये सारी चीज़ें भाई उनके आसपास की, इसी की जो श्रेणियाँ हो गई, चोटियाँ हो गए, दर्रे हो गए, ग्लेशियर हो गया, सीधी सी बात है, हिमालय पे यही सारी जो है उच्चावच पाए जाते हैं। इसी वजह से आप इन सब का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के आसपास क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लद्दाख, और जैसे कि हमने देखा लद्दाख और जास्कर के बीच से बहने के बाद फिर ये गिलगित में प्रभावित होगी। गिलगित और नंगा पर्वत आसपास में है, याद रखिएगा। इसी के दौरान सिंधु नदी कई महाखड्ड का निर्माण करती है, मतलब कि ये क्या कर रही है, बहुत सारे पर्वतों को काटते हुए। भी आकार की घाटी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है ना। भी आकार की घाटी एकदम नीचे चली जाती है नदियाँ, बहुत नीचे, फिर उसके बाद फिर ऊपर आ जाती हैं। फिर यदि कोई पहाड़ आ जाता है तो फिर उनको काट के अपना मार्ग बनाती हैं। इस प्रकार से महाखड्डों का निर्माण करती हैं। आगे देखिए, नंगा पर्वत, अभी हमने आपको बताया था कि नंगा पर्वत और गिलगित आसपास ही हैं। ठीक है, तो नंगा पर्वत से बहते हुए सिंधु नदी दार्जिस्तान में चिल्लाट के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए निकलती कहाँ से है सिंधु नदी, तो बोखरचू ग्लेशियर है, तिब्बत में वहां से निकल जाएगी। ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर के निकलने के बाद भारत में प्रवेश कहाँ करती है, भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रवेश कहाँ कर रही है, तो दमचौक के निकट भारत में प्रवेश कर रही है। और इसके बाद ये पाकिस्तान में, ठीक है, हमारी किस श्रेणियों में बहती है, तो ये लद्दाख श्रेणी को आप याद रखिए, और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहते हुए चिल्लाट के निकट नंगा पर्वत के आसपास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चिल्लाट के निकट, एक एक चीज़, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं ज्योग्राफी में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चिल्लाट के निकट, या फिर आप कह सकते हैं नंगा पर्वत, कुछ भी दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है बच्चे ने याद कर लिया कि चिल्लाट, या फिर ऑप्शन में दे दिया कि जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में कहाँ इंटर कर रही है, नंगा पर्वत के पास, ये या फिर गिलगित के पास, या फिर दार्जिस्तान के पास, या चिल्लाट के पास। आप चारों स्थल को याद रखिएगा। ठीक है, चारों में से कोई एक ही देगा जब ऑप्शन आएगा तो, क्योंकि ये चारों आसपास ही है सिंधु नदी, जहाँ पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है 1414 किलोमीटर है। ठीक है, और वैसे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है इसकी, दो, आप ऐसे याद रखिए 2880, या फिर 2880 किलोमीटर भी आप याद रखिए। इसमें से ये केवल 1414 किलोमीटर ही भारत में, और वे भारत में एंट्री किधर, ये केवल भारत के जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, जास्कर वाला क्षेत्र है, काराकोरम वाला जो क्षेत्र है, उससे होते हुए फिर ये पीओके से होते हुए कहाँ पे, पाकिस्तान में, कहाँ पे, चिल्लाट के निकट, आप ये याद रखिएगा, वहाँ पे एंटर कर जाएगी। अब हम देखेंगे सिंधु नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ से मिलने वाली इसके दोनों ओर से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानेंगे, है ना। क्योंकि सिंधु नदी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है सुरु नदी से। सुरु और दास नदी सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है, सिंधु नदी और द्रास नदी। द्रास का नाम सुना, देखिए सुरु वो है, सिंधु नदी मेन है, और सुरु इसकी सहायक नदी है। क्या है, सुरु। और द्रास का नाम सुना होगा आपने। द्रास हमारे सबसे ठंडा स्थल है, याद रखिएगा द्रास, यहाँ पे हमारी सेना की चौकियां भी लगी रहती हैं। द्रास सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, और इसी के आसपास से निकलती है द्रास नदी, इसलिए इसका नाम द्रास है। और ये बाएं ओर से सिंधु की में आके मिलती है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, जो कारगिल के निकट कहाँ पे मिलती है, सहायक नदियां कहाँ पे मिलती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। तो कारगिल के निकट, कारगिल का नाम सुना होगा आपने, कारगिल युद्ध के नाम बारे में भी सुना होगा, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, वही कारगिल है। ये कारगिल के निकट ही जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो अपना जल गिराती हैं। कौन कौन सी, द्रास और सुरु, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगी, कारगिल के निकट। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम में, जब ये उत्तर पश्चिम में थोड़ा और आगे बढ़ती है तो दाईं ओर से सियोक एवं नुब्रा,
नुब्रा वैली का नाम सुना होगा आपने, या फिर शोक नदी को मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शोक नदी को मृत्यु की नदी के, यानी कि डेथ ऑफ रिवर भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? डेथ ऑफ रिवर, शोक नदी, मृत्यु की नदी, ये सब इसके नाम है, ठीक है। एवं नुब्रा वैली का नाम सुना होगा, नुब्रा घाटी का नाम सुना होगा आपने, और वहीं से ये निकलती है नुब्रा नदी, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र से ही। इसीलिए बेसिकली ये जो नदी है नुब्रा नदी, ये नुब्रा घाटी से बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नुब्रा नदी है। एक एक नदी के बारे में आप याद रखिए। सिंधु नदी की जो सहायक ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये है ना आकर मिल जाती हैं सिंधु के दाईं ओर से। इनका जो उद्गम होता है, जो शोक नदी और नुब्रा नदी, दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है ना आपने? हम ग्लेशियर के बारे में आपको पहले ही वीडियो बना चुके हैं, पहले ही उसमें हम बता चुके हैं कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, हम उन सब के बारे में आपको बता चुके हैं, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे बियाफो हो, बाल्टोरा, हिस्पर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री के बाद जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, केदारनाथ, बद्री, ये जो छोटे छोटे सारे, छोटे से लेकर हमने सारे बड़े ग्लेशियरों के बारे में पहले ही लेक्चर बना दिया है, ठीक है। तो ये वही, तो ये आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारे सबसे उत्तर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास। और ये जो नुब्रा नदी है और श्योक नदी है, नुब्रा और श्योक दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो सियाचिन ग्लेशियर से होता है, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु की अन्य सहायक नदियों में झेलम है, चनाब है, रावी, ब्यास और सतलज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनको आप याद रखिएगा, इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त भी ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनके अतिरिक्त भी इसके दाहिने तट पर सिंधु की इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं। जैसे जो इसके देखिए, एक बात और याद रखिएगा आप कि जो दाहिने तट से मिलने वाली नदियां कौन सी है और बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। जैसे कि हमने देखा श्योक और नुब्रा, ये कौन सी तट की ओर मिल रही है? ये दाएं तट की ओर मिल रही है सिंधु से। कैसे मिल रही है? दाईं ओर से मिल रही है। इसके अलावा भी सिंधु के दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की हम जब बात करेंगे तो कुर्रम, तूची, गोलम, विबोआ भी कहते हैं, विबोआ एवं संगर नदियां इसकी किसकी? सिंधु की सहायक नदियां हैं। कुर्रम, तोची, गोलम, गिलगिट, ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में भी याद रखिएगा। और किस ओर से मिल रही हैं? तो दाईं ओर से मिल रही हैं। किस ओर से? दाईं ओर से सिंधु से आके मिलती हैं। आगे देखिए, चलिए अब हम देख लेते हैं ये सभी नदियां, जैसे कि हमने अभी देखा कुर्रम, तोची और गोलम, ये निकलती कहाँ से हैं? तो ये सभी नदियां पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी या फिर सुलेमान पर्वत श्रेणी के आसपास से ही निकलती हैं। ये जो सुलेमान पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। जब सिंधु नदी पाकिस्तान में इंटर कर जाती है, हमने जैसे कि देखा चिल्लाट के निकट नंगा पर्वत के आसपास जो है सिंधु नदी, गिलगिट के आसपास सिंधु नदी कहाँ पे? पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। फिर उसके बाद सुलेमान पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान में, वहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कुर्रम, तोची, गोलम, है ना, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। गिलगिट ये कहाँ पे मिलती हैं? सिंधु से। तो ये सारी नदियाँ पाकिस्तान में ही मिलती हैं, याद रखिएगा, बाईं ओर से मिलती हैं ये, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम उन नदियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पंचनद के बारे में सुना होगा आपने। पंचनद यानी कि जो 5 नदियां हैं आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट, एक जगह का नाम सुना होगा, मिठानकोट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिठानकोट के पास ही सिंधु से आकर मिलती है, ठीक है। और जब पंचनद नदियों से मिलने के बाद में जो सिंधु नदी है, जब उसका अवाह तंत्र पूरा हो जाता है तो वो अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब हम उन नदियों के बारे में जानेंगे, है ना, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। किन नदियां? वही नदियां जो हम देख रहे हैं, पंचनद नदियों में आती हैं आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियां पंचनद नदियों में आती हैं, ठीक है। हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये मोस्टली हमारे हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र से ही निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंधु की सहायक नदियों का उद्गम, किन नदियों का उद्गम? तो पंचनद नदियां वही नदियां हैं जो मिठानकोट के पास सिंधु से आके मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो नदी है वो है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम का पुराना नाम बितस्ता भी है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ
आप इतिहास को भी पढ़ते चलते या फिर आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं इसके साथ साथ सभी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए। झेलम नदी का पूरा नाम, पुराना नाम, पूरा नहीं पुराना नाम, इतिहास में इसका नाम वितस्ता है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे पर ही युद्ध होता है, हाइडेस्पीच का युद्ध, जो राजा पोरस और सिकंदर के बीच होता है। सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिकंदर वही व्यक्ति है जो दुनिया जीतने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब वो भारत में आते हैं झेलम नदी के किनारे उनका जो युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? भारत के राजा पोरस के साथ। उन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, इसलिए और उस युद्ध को झेलम नदी का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं और हमें देखना है कि सिंधु की सहायक नदियों का जो उद्गम है यानी कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का जो उद्गम है वेरीनाग झील से होता है। ठीक है, अब आप देखिए बेरीनाग यानी कि कोई झेल नहीं पाया उसको, और झेलम नदी का जो उद्गम है बेरीनाग झील से होता है। ठीक है, झेलम नदी भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है, जो झेलम नदी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सीमा भी बनाती है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है मुजफ्फराबाद और मीरपुर, इन दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है कौन? चेनाब कि झेलम। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। नाम नहीं भूलना है क्योंकि सिंधु की बहुत सारी नदियां हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं झेलम के बारे में। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करती है? सीमा का निर्धारण भी करती है। कई बार नदियां भी दो देशों या फिर दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। जैसे कि हमारे यहाँ कौन सी नदी है जिसमें बिहार, हाँ, चंबल नदी कुछ दूरी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच भी सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। ठीक है, जो यमुना की सहायक नदी है। हम पढ़ रहे हैं झेलम के बारे में। तो देखिए ये मुजफ्फरपुर और मीरपुर के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है तथा पाकिस्तान में झाग के निकट चेनाब से आकर मिल जाती है। किससे आके मिल जाती है? जो झेलम नदी है वो चेनाब से आके कहाँ मिल रही है? जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं दोनों, झाग के निकट। ठीक है, पहली नदी हो गई। अब हम देखेंगे चेनाब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चेनाब के बारे में। तो चेनाब का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के, अब हमने देखिए दर्रों के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। जितने भी दर्रे हैं, चांगला दर्रा हुआ, हारदुंगला, बनिहाल दर्रा, चाहे वो सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रा हो, हम आपको सभी लेक्चर्स दे चुके हैं। मैंने एक टॉपिक पे अच्छे से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलने वाली दो धाराएं हैं जो बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। कौन सी है वो धाराएं? वो है चंद्रा और भागा। बारालाचा दर्रे से क्या होता है? दो धाराएं निकलती हैं। उन धाराओं का नाम होता है, पहली का नाम है चंद्रा, दूसरी का नाम है भागा। और दोनों जब दोनों तरफ से निकलती हैं, लेकिन ये दोनों क्या करती हैं? दोनों नदियां कह सकते हैं आप इनको, और ये केलांग के निकट तंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं। ये जो चंद्रा और भागा जो धाराएं हैं ये दोनों कहाँ पे मिल जाएंगी? तंडी के नामक स्थान पर मिल जाती है। और इसके बाद जब मिलने के बाद ही किसका उद्गम होता है? जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी तो चेनाब के नाम से ये जानी जाती है, और चेनाब नदी का उद्गम वहीं से होता है। तो आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जो चेनाब नदी है उसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से होता है। ठीक है, क्योंकि वहीं से निकलती है चंद्रा और भागा। चलिए बात कर लेते हैं अब रावी नदी की। ठीक है, तो जो रावी नदी है इसका जो उद्गम है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही। ठीक है, तो जो चेनाब और रावी है दोनों हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ये भी रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, वहीं हमने इससे पहले कौन सा दर्रा देखा? बारालाचा बारालाचा दर्रे से आपकी चेनाब नदी निकलती है एक तरीके से, और जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे से होकर ही आप मनाली जा पाते हैं। मनाली का नाम सुना होगा आपने, कुल्लू मनाली डलहौजी, है ना? तो रोहतांग दर्रा वही है। ठीक है, और वहीं से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में किस जगह पर? एक जगह है सरायू सिंधु के पास, चेनाब से मिलती है। सिंधु नदी से मतलब उस जगह का नाम ही है पाकिस्तान में सरायू सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी से नहीं मिल रही है रावी नदी मिल रही है चेनाब नदी से, लेकिन एक जगह का नाम ही है सरायू सिंधु, और वहीं ये जाके मिल जाती है।
इसकी फोर्थ नदी जो सहायक नदी है वो है व्यास, और व्यास नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के पास ही व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और ये धौलाधर श्रेणी तथा एवं काली एक तरीके से नारंगी नामक गार्ज का निर्माण करती है। क्या कर रही है? सिंधु व्यास नदी व्यास कुंड से निकल रही है सबसे पहले तो, और ये धौलाधर श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में बहती है? व्यास नदी धौलाधर श्रेणी में बहती हुए काती और लारंगी नामक गार्ज का निर्माण करती है। बूंदी गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी। सबसे बड़ा गार्ज है आपका बूंदी गार्ज, सिंधु नदी बनाती है, जबकि आपका काती और लारंगी गार्ज व्यास नदी बना रही है, जो धौलाधर पर्वत श्रेणी में बह रही है। ठीक है, आगे देखिए, व्यास नदी की हरि के नामक स्थान पर सतलज से जाके मिलती है। हरि के बैराज का नाम सुना होगा ना आपने। कहाँ पे है हरि के बैराज? हरियाणा पंजाब के पास में है। ठीक है, इसी स्थान पर एक बैराज का निर्माण भी किया गया है। क्यों? क्योंकि व्यास नदी सतलज से जाके मिल रही है। कहाँ पे? हरि के नामक स्थान पर, और वहीं पे हरि के बैराज का निर्माण किया गया है। देखिए, आपकी अब आखिरी नदी बची है जिसका नाम है सतलज। सतलुज भी जिसको कहते हैं और सतलज भी कहते हैं। सतलज नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? बहुत ज़रूरी है ये नदी सतलज, ये तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकल रही है सतलज नदी? राकसताल झील से निकल रही है, तिब्बत के पठार से, तिब्बत से ही निकल रही है। जबकि हमने देखा कि सिंधु नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। ठीक है, और सतलज नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से इसे लांगचेंग खम्बान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जगह है राकसताल झील, इसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो लांगचेंग खम्बान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सतलुज नदी अपने उद्गम स्थल से, ठीक है, ये क्या कर रही है? अपने उद्गम स्थल से लेकर, है ना, लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर प्रभावित होती है। क्या कर रही है ये सिंधु के समानांतर प्रभावित हो रही है। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, राकसताल झील से। वहीं आपकी सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है। ये दोनों निकलती वहीं से, एक ही जगह से, लेकिन सिंधु नदी कहाँ पे? पाकिस्तान में इंटर कर जाएगी। लेकिन जो आपकी सतलज नदी है ये आपकी हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में इंटर करेगी, इसके बाद सिंधु से जाके मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, सतलज अपने उद्गम से लेकर 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, सिपकीला दर्रे के पास, सिपकीला, ठीक है, तो सिपकीला दर्रे के पास ये भारत में इंटर करती है, क्योंकि ये भी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से निकल रही है ना। सिपकीला दर्रे के पास ये क्या कर रही है? भारत में इंटर कर रही है। और सतलज नदी फिरोजपुर से फजलिका तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाती है कौन सी नदी? सतलज नदी। कहाँ से? फिरोजपुर से फजलिका तक, है ना। और ये हो गई आपकी सहायक नदियाँ जो पंचनद कही जाती हैं। ठीक है, जब ये पंचनद मिठानकोट में जाके मिलेंगी सिंधु के पास। ठीक है, अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से। देखिए, ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। इस मैप में सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एक मिनट, देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे भारत के उत्तरी भाग का मैप है। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर, ये ठीक है आपका यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका हरियाणा पंजाब, यहाँ पे लेह लद्दाख और पीओके वाला हिस्सा है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी के उद्गम के बारे में। देखिए, सिंधु नदी तिब्बत का पठार है। ठीक है, और ये यहाँ से निकल रही है सिंधु नदी। सिंधु नदी ये भारत से यहाँ से निकलते हुए, ठीक है ना, ये यहाँ से निकलते हुए ये देखिए, और ये लेह लद्दाख इस साइड है आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम के बाद आएगी लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो इधर साइड ये लद्दाख है और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ये यहीं से शुरुआत हो जाती है इनकी। यहीं से लद्दाख और जास्कर श्रेणी दोनों के पास, ये दोनों के बीच में बहती हुई जो सिंधु नदी है। अब कहाँ पे आ जाइए, ये लेह लद्दाख भी यहीं पे है। ठीक है, लेह लद्दाख से होते हुए ये आ गया आपका पीओके पाक, है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए ये है आपकी, क्या यहीं पे पड़ता है आपका नंगा पर्वत भी देख सकते हैं आप इसी के आसपास में। ठीक है, गिलगिट का नाम सुना होगा, गिलगिट और नंगा पर्वत आसपास है, और यहीं से होते हुए ये पाकिस्तान में इंटर करके ये सिंधु नदी, और जब ये पाकिस्तान में इंटर करके जाती है तो ये यहाँ से होते हुए ये है आपका अरब सागर, ये इसमें जाके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब इसी के पास से हमने देखा था एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी।
ये सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन ये उधर उत्तर पूर्व की ओर न जाते हुए ये डायरेक्टली पश्चिम की ओर जाती है और पश्चिम में समानांतर बहते हुए, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों में बहती है और इससे होते हुए ये फिर कहाँ पे जाके मिलेगी, मिठानकोट में जाके सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायक नदी की बात करेंगे। देखिए इसी सिंधु नदी के पास से ये कौन सी निकल रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नदी, क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र। यहीं से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। फिर इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में एंटर करेगी। ठीक है, चलिए सिंधु नदी की लंबाई एक बार और देख लेते हैं। 2880 किलोमीटर के आसपास है या फिर 200 इसी के आसपास है। आप 2500 तक इसकी, 1 मिनट हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 2880 किलोमीटर, तो लगभग ये 3000 के आसपास किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, देखिए ये यहीं से इतनी सारी इसकी लंबाई है, लेकिन ये भारत के केवल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कुछ और लेह लद्दाख, खास करके लद्दाख और जास्कर श्रेणी में बहती है। इसकी सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये इसकी झेलम नदी है। झेलम इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, ये झेलम ये बैरीनाग झील से निकलती है, हमने देखा था। चनाब नदी का देखा था हमने, चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से ये चनाब निकलती है। फिर बारालाचा दर्रे से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में जाके झेलम से मिलती है। फिर आ जाएगी आपकी रावी नदी, ये चनाब से जाके मिल रही है। देखिए रावी नदी है, ये भी मिल गई है इन दोनों के बाद। फिर ब्यास नदी, ये ब्यास कुंड से ही निकल रही है ना। ब्यास कुंड से निकलने के बाद फिर ये सतलज नदी हमने देखा, ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश के समानांतर रोहतांग दर्रे के आसपास, ये देखिए ये ब्यास नदी है, ये केवल भारत में बहती है। ठीक है, ये आप सीमा देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान की सीमा, ये सीधी। ठीक है, लेकिन ये दोनों कहाँ पे उसकी जो पाकिस्तान में मिलने से पहले ही जो ब्यास नदी है वो किससे मिल जाती है, वो मिल जाती है आपकी सतलुज से। देखिए ये जो निशान दिख रहा होगा, 1 मिनट आपको, देखिए ये, ठीक है, ये जो निशान दिख रहा है ये आपके ब्यास सतलज से मिल रही है। ठीक है, और ये जो ब्यास नदी है पाकिस्तान में नहीं मिलती, बाकी जबकि आप देखेंगे तो झेलम, चनाब, रावी, ये सारी नदियाँ कहाँ पे, पाकिस्तान में जाके मिल रही हैं। एकमात्र ऐसी नदी है पंचनद में पूछा जाता है जो ब्यास नदी है, ये कहाँ पे, केवल ये यहाँ पे हरियाणा पंजाब के पास में सतलज से मिलती है, क्योंकि सतलज भी हरियाणा पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश से सीधे नीचे एंटर कर जाती है। और यहीं से जहाँ ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं हरि के बैराज में, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है, हरि के बैराज से निकलते हुए। देखिए ये इंदिरा गांधी नहर है, मैंने लिख दिया है। और ये राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है, ठीक है, जो मारुस्थल क्षेत्र है, जो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें ये क्या करती है, पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करती है किसानों के लिए। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे बनाई गई है, सतलज, ब्यास और सतलज के संगम पे बनाई गई है, याद रखिएगा, है ना। इन सिंधु नदी को हम देख चुके हैं, अरब सागर में जाके गिरती है। निकलती कहाँ से है, बोखरचू झील से। आगे देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो यहाँ पे मिल कहाँ पे रही हैं, ये जो 5 नदियाँ, इससे मिठानकोट के पास, ये भी याद रखिए, मिठानकोट के पास। इसके अलावा सिंधु की और कुछ सहायक नदियाँ, देखिए ये सब नदियाँ, ये सब निकली, ये सब कहाँ से निकलती है, तो सुलेमान पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, ये जो ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके क्षेत्र पे, ये यहाँ पे सुलेमान पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये यहीं से शुरू होती है सुलेमान पर्वत श्रेणी, ये यहाँ से, तो यहीं से निकलती है। सबसे पहले गिलगिट का नाम सुना होगा आपने, गिलगिट हो गया। काबुल नदी का नाम सुना होगा, कुर्रम, तोची और बोलम, ये जो नदियां हैं, गोलम है, बोलम नहीं है, ये गोलम लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, गोलम लिखा है, ध्यान से सुनिए, गोलम। ठीक है, तो ये सब गिलगिट, काबुल, कुर्रम, तोची, गोलम, ये इसके किस तट से मिलती हैं, तो बाएं ओर से मिलती है, जबकि ये सारी नदियाँ दाएं ओर से मिलती हैं। इन सबको आप याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये बताना है कमेंट करके आपको वीडियो समझ में आया है, तो कमेंट ज़रूर करना है लेकिन, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।